हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 होम साइंस का क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। इससे पहले मैंने आप सबका ऑब्जेक्टिव का क्लास बहुत सारा ले चुका है, इसलिए आप सब डिमांड कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव की क्लास लेकर आइए। इसलिए मैं आप सबके लिए आज की इस क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जिससे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लास को बिल्कुल पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और इसी तरह से मैं आप सबके लिए लगातार सब्जेक्टिव की क्लास लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना कवर किया, आपको इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपने ऑब्जेक्टिव की क्लास नहीं किया तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। और मैं जो आपको क्लास कराने वाला हूँ, आपको सभी क्लास में अटेंड होना है, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग क्लास को टाइम पर अटेंड कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और जितने भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा आपको ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन कवर कराऊंगा यहीं से सीधे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। फेलोपियन ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया, तो देखते हैं क्या होता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब महिलाओं में होते हैं तथा ये गर्भधारण में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे आप बात क्लियर हो गई कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है केवल महिलाओं में होता है और ये किस चीज में अहम भूमिका निभाते हैं, यानी गर्भधारण में, यानी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है इसमें फेलोपियन ट्यूब का काफी रोल रहता है। इस ट्यूब के द्वारा औरतों के अंडाशय से निकले अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है, यानी जो अंडाशय से अंडे निकलते हैं वो गर्भाशय तक किसके जरिए पहुंचता है, इसी फेलोपियन ट्यूब के जरिए पहुंचता है। फेलोपियन ट्यूब में ही अंडा और स्पर्म एक साथ मिलता है, यानी अंडा मतलब अंडाणु और स्पर्म मतलब शुक्राणु, यानी जो अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलाप होता है वो कहाँ होता है, वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। और इस फेलोपियन ट्यूब में ही जो अंडे होते हैं वो फर्टिलाइज होकर कहाँ पहुंचता है, गर्भाशय में पहुंचता है और महिलाओं को गर्भवती होने में सहायक होता है। और जब गर्भाशय में पहुंचता है अंडे यानी क्या होने के बाद, फर्टिलाइज होने के बाद, फिर क्या होते हैं वहां पे महिलाएं गर्भवती होती हैं। फेलोपियन ट्यूब का अच्छे से कार्य न करना बांझपन के प्रमुख कारणों में से एक है, यानी अगर महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो इससे बांझपन की शिकायत हो सकती है। बांझपन मतलब यानी बच्चा ना होना। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि फेलोपियन ट्यूब क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बढ़ेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना और आपको इस तरह पूरे क्लास को देखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लेकर आए आपको एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। आय एक खपत और बचत जिसको अक्सर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाता है, जो आमतौर पर मौद्रिक संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यानी आय एक खपत और बचत मतलब जो आय होता है उसका क्या किया जाता है, खपत, यानी उसको खर्च किया जाता है और साथ साथ में उसका बचत किया जाता है। और इस आय को जो प्राप्त किया जाता है एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाता है, मतलब कि एक जो फिक्स टाइम होता है उसके भीतर प्राप्त किया जाता है, जैसे कि महीने में, साल में। तो ये क्या हो गया, ये निर्दिष्ट समय सीमा हो गया, उसके भीतर ही क्या होता है, आय को प्राप्त किया जाता है, जो आमतौर पर मौद्रिक संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। और जो आय होता है उसको मुद्रे के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। और इस आय का प्रयोग किस किस कामों में होता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सभी मजदूरी, वेतन, लाभ, भुगतान, किराए आदि घर परिवार और देश को चलाने में जिसका प्रयोग होता है। जी हाँ, और हम लोग कह सकते हैं कि जिसका प्रयोग देश चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, उसके बाद किराए देने के लिए, भुगतान करने के लिए, लाभ, वेतन, मजदूरी के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग आय बोलते हैं। और इसको आगे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि धन को निवेश कर अर्जित संपत्ति जिसमें लाभ कमाया जाता है उसको आय कहते हैं। यानी धन को निवेश करने के बाद, धन को इन्वेस्ट करने के बाद उससे जो हमको संपत्ति अर्जित होती है, जो हमको लाभ मिलता है उसको आय कहते हैं। यानी आय को निवेश करने के बाद उससे जो हमको यानी लाभ होता है, उसको जो हम उससे जो हमको कमाई होती है उसी को हम लोग आय बोलते हैं। तो आप देख लेते हैं कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय की क्या परिभाषा है। आय एक निश्चित समय अवधि में अर्जित की हुई वह धनराशि है जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जी हाँ, यानी एक निश्चित अवधि में, एक फिक्स टाइम में जो इनकम प्राप्त होता है, और वो प्राप्त जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है, यानी आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप, यानी आर्थिक क्रिया करने के फलस्वरूप जो हमको इनकम अर्जित होती है, जो हमारी कमाई होती है उसी को हम लोग आय बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दिया है, ये अर्थशास्त्री ने इसकी परिभाषा दी है। तो हम लोगों ने आय को समझ लिया कि आय क्या होता है। तो आप बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आपको लाइक कर देना है और जो भी परेशानी हो रही है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण यानी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन। इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है।
ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण किसको बोलते हैं? यानी किसी भी प्रकार का जो अनुपयोगी ध्वनि है उसको बोला जाता है, जो हमारे लिए उपयोग की बिल्कुल भी नहीं है, जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। और जिस ध्वनि से मानव और साथ साथ में जीव जंतु को परेशानी हो वही हो जाएगा हमारा ध्वनि प्रदूषण। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। और ध्वनि प्रदूषण का सबसे जो मुख्य कारण है वो यातायात में होने वाले शोर। जैसा कि आपने देखा होगा, सड़कों में निकले होगा तो आपको कितना शोर शराबा देखने को मिलता है। तो ये क्या है? हमारा ये ध्वनि प्रदूषण है। जनसंख्या और विकास के साथ ही यातायात के साधनों में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है उसी प्रकार यातायात के साधनों में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण यातायात के दौरान होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। जी हाँ। और ये ध्वनि प्रदूषण का जो बढ़ने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है? यानी जनसंख्या में वृद्धि। यानी जितने लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी उतने यातायात के साधन आएंगे, और जितने यातायात के साधन आएंगे उतना ध्वनि प्रदूषण होगा। ध्वनि प्रदूषण के कारण सिर दर्द, थकान, अनिद्रा, श्रवण शक्ति में कमजोरी, चिड़चिड़ापन आदि होता है। जी हाँ। और ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन से आपको रोग हो सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, कारण सिर दर्द, यानी आपको सिर दर्द हो सकता है। उसके बाद आपको थकान महसूस होगी, अनिद्रा यानी आपको नींद नहीं आएगी, उसके बाद जो आपकी सुनने की शक्ति है उसमें आपको कमी आ जाएगी, उसके बाद आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये सारे क्या है? ध्वनि प्रदूषण के लक्षण है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ध्वनि प्रदूषण क्या है और ये कैसे होता है और इससे क्या क्या हो सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बार बार आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि कृत्रिम रेशा यानी जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं ये किसको बोलते हैं। एग्जाम में आपने सुना होगा कि कौन सा रेशा कृत्रिम रेशा है, कौन सा प्राकृतिक है। यहाँ पे आप कृत्रिम पूछा तो हम लोग देख लेते कि क्या होता है कृत्रिम रेशा। वैसे रेशे जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों के मिश्रण से बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं रहना कि संश्लेषित रेशे और कृत्रिम रेशे दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो ये कैसे तैयार किए जाते हैं? ये मानव निर्मित होता है, यानी इसको इंसान ने बनाया है। और ये कैसे तैयार होते हैं? विभिन्न प्रकार के रसायनों से, विभिन्न प्रकार के केमिकल के मिश्रण से बनाए जाते हैं और ये मानव निर्मित होते हैं। अब इसमें कौन कौन से रेशे आते हैं? जैसे रेयन, उसके बाद डेक्रोन, नाइलॉन आदि। तो आपको एग्जाम में देख देता है कि इनमें से कौन कृत्रिम रेशा है। तो यहाँ पे आप सबको याद रख लेना है कि कौन कौन से कृत्रिम रेशे हैं। अब कृत्रिम रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। कृत्रिम रेशा दो प्रकार का होता है। अब कृत्रिम रेशा भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है मानवकृत रेशा, उसके बाद होता है रासायनिक रेशा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मानवकृत रेशा क्या है। मानवकृत रेशा का सामूहिक नाम रेयोन है, जिसका शाब्दिक कार्य है सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। जी हाँ। यानी जो मानवकृत रेशा है इसका सामूहिक नाम क्या है? रेयोन है। तो आपको याद रख लेने हैं। और जिसका शाब्दिक कार्य क्या होता है? यानी सूर्य से आने वाले किरणों को परावर्तित करना। यानी जो भी सूर्य की किरणें उस कपड़े पर पड़ेगी वो क्या कर देंगे? उसको यानी रिफ्लेक्ट कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। तो ये है हमारा मानवकृत रेशा। आप दूसरा टाइप को देख लेते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है रासायनिक रेशा। तो कौन से रासायनिक रेशा है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक रेशों का निर्माण विभिन्न रासायनिक तत्वों के सम्मिश्रण से विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है। इन्हें मैजिक फाइबर भी कहते हैं। जी हाँ। और रासायनिक रेशों में क्या होता है कि इसका जो निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के केमिकल से होता है और ये कई तरह के विधियों से तैयार किए जाते हैं जिनको मैजिक फाइबर भी कहा जाता है। तो रासायनिक रेशों को मैजिक फाइबर भी कहा जाता है। आपको याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दे सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि कृत्रिम रेशा क्या है, उसके बाद उसके प्रकारों को भी देख लिया। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे हम लोग 5 को भी देखते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया एगमार्क के बारे में, यानी क्या होता है एगमार्क। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक मार्क से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा शुद्धता मापी जाती है। तो एक मार्क किसकी गुणवत्ता और शुद्धता को मापता है? कृषि उत्पाद की, यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उन सभी की गुणवत्ता को मापता है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य कृषि संबंधी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना है। और एक मार्क जो भी संस्था है इसका काम क्या होता है? यानी जितने भी सारे क्या है कृषि संबंधी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता है इसको बनाए रखती है। उत्पाद की गुणवत्ता को उसके आकार, किस्म, उत्पादन, भार, रंग, नमी, वसा की मात्रा तथा दूसरे रासायनिक और भौतिक लक्षणों द्वारा मापा जाता है। जी हाँ। और ये जो एगमार्क है जिस भी पदार्थ पर रहता है मतलब कि ये क्या है? काफी गुणवत्ता और शुद्धता वाला खाद्य पदार्थ है। और ये उन पदार्थों की गुणवत्ता को मापता है जो क्या होते हैं? कृषि प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी ही ये शुद्धता और गुणवत्ता को बताता है।
कुछ एगमार्क उत्पाद इस प्रकार हैं। अब कौन कौन से एगमार्क उत्पाद है यहाँ पे आपको देख लेने, जैसे कि चावल, ये भी क्या है, कृषि उत्पाद है। गेहूं, दाल, नारियल तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, उसके बाद शुद्ध घी, मक्खन, शहद, मसाले, चाय पत्ती, बेसन आदि। जी हाँ, तो ये सारे क्या है, ये सारे एगमार्क वाले खाद्य पदार्थ है, जो कि क्या करता है, एक बार इन सभी की गुणवत्ता और शुद्धता को बताता है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि एगमार्क क्या है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एगमार्क किसकी शुद्धता को बताता है, तो ये कृषि उत्पाद की बताता है। अब कृषि उत्पाद में कौन कौन से हम लोगों ने देख लिया है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, 6 भी आ चुका है स्क्रीन पे, देखिए। और जो भी क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग इसको बाद में रिवाइज कर सके, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो काफी आसान है, यानी कहानी के तौर पर लिखा गया है। आप लोग इसको पढ़ के भी आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि हार्मोन, यानी हार्मोन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जान लेते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। जी हाँ, जो हार्मोन है वो क्या है, ये एक अंतःस्रावी है, यानी हमारे शरीर के अंदर ये क्या होता है, स्राव होता है, इसका बहाव होता है। और ये क्या है, काफी जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जो जितने भी सजीव हैं सभी सजीवों में पाया जाता है। और ये किस चीज का नियंत्रण करता है, यानी हमारे शरीर में जो भी वृद्धि होता है, विकास होता है, उसके बाद जो भी प्रजनन होता है, इन सभी चीजों का नियंत्रण और नियमन करता है। ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होता है। और हमारे शरीर में जो हार्मोन का स्राव होता है, चाहे तो कोशिकाओं से होता है या फिर ग्रंथियों से होता है, अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग हार्मोन्स का यानी स्राव होता है। हार्मोन साधारणतः अपने उत्पत्ति स्थल से दूर के कोशिकाओं या ऊतकों में कार्य करती है, यानी हार्मोन्स का जहाँ पे उत्पत्ति होता है वो वहां पर कार्य नहीं करता है, वो दूर की कोशिकाओं या दूर की ऊतकों में कार्य करता है, इसलिए इनको रासायनिक दूध भी कहा जाता है। जी हाँ, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रासायनिक दूध किसे कहा जाता है, तो ये हार्मोन्स को कहा जाता है। इनकी कम मात्रा भी अधिक प्रभावशाली होती है, यानी अगर इसकी मात्रा कम भी है लेकिन फिर भी काफी प्रभावशाली है। तो आप आगे देखते हैं क्या है, इन्हें शरीर में अधिक समय तक संचित कर नहीं रखा जा सकता है, यानी जितने भी सारे हार्मोन्स हैं इसको ज्यादा देर तक हम लोग संचित करके नहीं रख सकते हैं। अतः कार्य समाप्ति के बाद ये नष्ट हो जाते हैं एवं उत्सर्जन के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। और जो भी इसका कार्य होता है कार्य कर लेता है, और कार्य करने के बाद अपने आप ये नष्ट हो जाते हैं, और ये उत्सर्जन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हार्मोन की अधिकता एवं कमी दोनों ही शरीर में व्यवधान उत्पन्न करती है, यानी अगर हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा हो गया तो भी हमारे शरीर के लिए परेशानियां उत्पन्न करेगा, अगर इसकी मात्रा कम भी हो गई फिर भी ये हमारे शरीर के लिए काफी परेशानियां उत्पन्न करेगा। इसलिए हमारे जो शरीर के हार्मोन काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग ने हार्मोन्स को देख लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कलर्स के बारे में, यानी प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग किसको बोलते हैं, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। प्राथमिक रंग वे हैं जिन्हें हम एक दूसरे रंगों की मदद से नहीं बना सकते हैं। अगर आप प्राथमिक रंग को तैयार करना चाहें तो आप बिल्कुल भी तैयार नहीं कर सकते, यानी आप रंगों को मिलाएंगे तो कभी भी प्राथमिक रंग तैयार नहीं होगा। परंतु इन रंगों के माध्यम से हम नाना प्रकार के रंग बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो प्राथमिक रंगों के मेल से बहुत सारे रंगों को बना सकते हैं। प्राथमिक रंग 3 है और प्राथमिक रंग जो है केवल 3 ही है, और इन 3 रंगों से ही बहुत सारे रंगों का निर्माण हुआ है। अब इन 3 रंगों में कौन कौन से, सबसे पहला लाल, उसके बाद पीला, उसके बाद आता है नीला। तो एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक रंग कितने हैं, तो आप लोग याद रखना है कि 3 है। अब वो कौन कौन से हैं, लाल, पीला और नीला। अब ये 3 जो रंग हैं ये अलग अलग चीज को सूचित करता है, यानी जो लाल रंग है ये तीव्रता, उसके बाद जो हमारा पीला रंग है रफ्तार, और हमारा जो नीला रंग है ये आपातकाल को सूचित करता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि जो प्राथमिक रंग है किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग यानी अलग अलग रंगों के मिलने से कभी भी तैयार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला, और इन 3 रंगों को मिलाकर के ही बहुत सारे रंग तैयार किए जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, 8 को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है 8 में, वेरी गुड, आ चुका है क्वेश्चन। पूछा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जान लेते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको शॉर्ट में WHO बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेष एजेंसी है, यानी एक क्या है, एक प्रकार की एजेंसी है। किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यानी UNO का, जिसका उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यानी पूरे दुनिया में जितनी जो भी स्वास्थ्य है इसको बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी, और जो WHO है इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। आपको ये डेट याद रख लेना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, तो आपको याद रखने की जो WHO है इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में आता है।
WHO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है। WHO जो है क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक सदस्य है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है और इसका भारतीय मुख्यालय राजधानी दिल्ली में है। जी हाँ, तो हमारा भारत भी क्या है, WHO का एक सदस्य देश है और हमारा ये मुख्यालय वो कहाँ है, राजधानी दिल्ली में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है और हमारे देश में इसका मुख्यालय कहाँ है, ये हम लोगों ने देख चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझने की कोशिश कीजिए और पूरे क्लास को अभी देखना है। आपको पूछा गया है कि क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है, यानी ये क्या होता है, एक छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है, यानी एटीएम के जैसा होता है। विशिष्ट भुगतान प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को जारी किए जाते हैं और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये सबको नहीं दिए जाते हैं। ये जो विशिष्ट प्रणाली के उपयोगकर्ता होते हैं वो उन्हीं को दिए जाते हैं। इस कार्ड के द्वारा धारक वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से आप वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं, बाद में इन वस्तुओं सेवाओं का भुगतान करते हैं। यानी आप इन्हें पहले खरीद सकते हैं और इसका भुगतान बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपके पास क्या होता है, एक क्रेडिट होता है, सबका एक क्या होता है, लिमिट होता है। अब वो कितना होता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कार्ड जारीकर्ता कार्ड के उपभोक्ता को उधार की सीमा देता है, यानी आपको एक क्रेडिट देता है कि आपका क्रेडिट 1 लाख का है या 1.5 लाख का है। तो आपका क्रेडिट 1 लाख या 1.5 लाख का है तो आप लोग यानी 1-1.5 लाख का शॉपिंग कर सकते हैं और उसका भुगतान बाद में भी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक उपयोगकर्ता खरीदी वस्तुओं के भुगतान के लिए पैसे कार्ड द्वारा चुकाते हैं और नगद भी निकाल सकता है। यानी जितने आपके पास क्रेडिट है आप उसको निकाल सकते हैं या उससे वस्तुएं सेवाएं खरीद सकते हैं और उसका भुगतान आप बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बोला गया है कि प्राणिज धब्बे यानी एनिमल स्पॉट्स, और मैं जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में आपको पूछने के चांसेस हैं। इसलिए आप लोग दिल थाम कर पूरे क्लास को देखिएगा और क्लास को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे प्राणिज धब्बे के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। प्राणिज पदार्थों के द्वारा लगने वाले धब्बों को प्राणिज धब्बे कहते हैं। तो यहाँ पे एक आया है प्राणिज पदार्थ। प्राणी से आपको समझ में आ गया कि जितने भी सारे जीव जंतु हैं उसके द्वारा जो भी धब्बे लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राणिज धब्बे। जैसे कि अंडा, अंडा क्या होता है, ये प्राणी से प्राप्त होता है। दूध, मांस, मछली आदि के धब्बे, जी हाँ, तो अंडा, दूध, मांस, मछली आदि के धब्बे को हम लोग बोलते हैं प्राणिज धब्बे, जो कि यानी जंतुओं से लगते हैं। इन खाद्यों के धब्बों में प्रोटीन होता है और जितने भी प्राणी धब्बे होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। अतः इन धब्बों को छुड़ाते समय गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी अगर आपके कपड़े में प्राणी धब्बे लग जाते हैं तो आपको कभी भी गर्म पानी का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से ये धब्बे पक्के हो जाते हैं। इन्हें ठंडे पानी से रगड़कर साफ किया जाता है। और जब भी आपका अगर इन्हीं जो प्राणी धब्बे लग जाते हैं तो आपको गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी जगह में आपको ठंडा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रोटीन में गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये धब्बे पक्के हो जाएंगे और कभी नहीं छूटेंगे। इसलिए आप लोग गर्म पानी की जगह पर ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिए और उसको रगड़ करके साफ कीजिए, तो आपका प्राणी धब्बा बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्राणी धब्बे को भी अच्छे तरीके से समझ चुका है और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो क्वेश्चन कवर कराया आपको सभी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देने हैं और क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और आपने इस पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना, क्योंकि मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ यहीं से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं जो अब आप सबके लिए लेके आने वाला हूँ वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कवर करा दिया, अब मैं आपको केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।